हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ यूरिन फॉर्मेशन आकर। ओके, सो मैकेनिज़्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहले आप देखोगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एफरेंट आर्टेरियोल जो ग्लोमेरुलर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। उसके बाद हम लोग सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है उसमें से जो भी चीज़ हमारे बॉडी के ज़रूरत की है उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है इसे। फिर उसके बाद देखा जाएगा ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। तो जो भी चीज़ें सिक्रीट करनी है, मतलब जो भी चीज़ें एक्सक्रीट करनी है, उन सब चीज़ों को कलेक्टिव ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है सिक्रीट करने के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन कहते हैं। ओके, तो जो चीज़ें ट्यूब में रहेंगी वो एक्सक्रीट आउट होंगी और जो चीज़ें रीएब्जॉर्ब होंगी वो वापस से ब्लड सर्कुलेशन में मूव ऑन करेंगी। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोनों एक ही चीज़ है। एक एक करके इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड इंटर करता है किडनी में, और ये बोमन कैप्सूल है, आपको पता है। यहाँ पे ये क्या है, ग्लोमेरुलर फॉर्म करता है। ग्लोमेरुलर क्या है, ग्लोमेरुलर में क्या होते हैं, कैपिलरीज होते हैं जो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये स्ट्रक्चर क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। आप एक डिफरेंस देख सकते हो कि एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है वो बड़ा है और इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर छोटा है। साथ ही जो कैपिलरीज है उनका भी डायमीटर क्या होता है, स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू एफरेंट आर्टेरियोल, जिसके वजह से यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम तो ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम उतना ही रहता है क्योंकि कैपिलरीज का डायमीटर कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड क्या होता है, फिल्ट्रेट होके बोमन कैप्सूल में इंटर करता है। ठीक है, तो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो हाई प्रेशर के वजह से होता है इन द ग्लोमेरुलर। ओके, जैसे आप लोग कपड़ा निचोड़ते हो ना, तो कपड़ा निचोड़ते हैं हम लोग तो इस तरह से मोड़ते हैं, और जब इस तरह से मोड़ते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर बढ़ता है और जो वाटर है वो नीचे गिरता है। ठीक है, यही सेम कहानी यहाँ पे। अब आप बताओ, अगर एक एग्जांपल आप लोग लें कि कपड़े को आप कीचड़ से सान दो, कीचड़ वाला मतलब पानी में डाल दो कपड़े को, और उसके बाद निकालो पानी, तो आपको दिखेगा कि पानी कम निकलेगा। क्यों कम निकलेगा? क्योंकि उसमें जो डस्ट पार्टिकल है, जो गंदगी है वो भरी रहेगी। जैसे हम लोग चाय छानते हैं, ठीक है, तो चाय छानेंगे हम लोग अगर, तो उस छननी में चाय पत्ती रहती है ना, तो ज़्यादा चाय पत्ती अगर बैठ जाती है या मलाई बैठ जाता है छन्नी में, तो क्या होता है, तो दूध जो है, जो चाय है, वो कम निकलता है। वैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह क्या काम करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और जो बड़े लार्ज साइज के प्रोटीन्स होते हैं, वो यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है वो यहाँ पे क्या करते हैं, एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे और ये जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको कम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली होता क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कि इट अकर व्हेन ब्लड इंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल, फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर नैरोअर, देख सकते हो, सो क्रिएट अप हाई ब्लड प्रेशर सो दैट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस। अब फिल्ट्रेट आपको क्या मिलेगा, वाटर, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, बताओ, पोडोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं। पोडोसाइट सेल्स क्या करते हैं ना, स्लिट लाइक अपीयर बनाते, देखो इस तरह से पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, इस तरह से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक स्लिट की तरह जगह बन जाता है
होल की तरह, जिससे कि जो भी मटेरियल है, वाटर है, जो भी स्मॉल साइज़ के प्रोटीन्स है, सब्सटेंस है, आयंस है, शुगर नहीं कहेंगे, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो सब क्या हो जाएंगे, फिल्ट्रेट होके बोमन कैप्सूल में आ जाएंगे। लेकिन जो प्रोटीन होते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब का फिल्ट्रेशन नहीं होता है। ओके, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो क्या फिल्ट्रेट बनता है, ब्लड फ्लो करता है, उसके बाद यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाएगा, फिर ब्लड फ्लो करके कहाँ जाएगा, इफरेंट आर्टेरियोल में। और ये प्रोटीन फ्री होता है, डिवॉइड ऑफ सेल्स होता है, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब नहीं प्रेजेंट होता है। फिल्ट्रेशन का रेट डिपेंड करता है, रेट नहीं, फिल्ट्रेशन का सिलेक्शन डिपेंड करता है उसके साइज पे और उस पर कौन सा चार्ज है, उस मॉलिक्यूल पे कौन सा चार्ज है उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जीएफआर। ठीक है, जीएफआर को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है कि दोनों किडनी से 1 मिनट में ग्लोमेरुलर से कितना फिल्ट्रेट बनता है उसको हम लोग कहते हैं जीएफआर। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड जीएफआर। और ये कितना है, ये है 125 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, तो अगर पर मिनट इतना है तो एक दिन में कितना होगा, 180 लीटर पर डे, इतना होता है। तो अगर अब कोई पूछे कि भाई हमारे हार्ट पंप कितना करता है ब्लड, अराउंड 5 लीटर, और हमारे बॉडी में भी 5 लीटर ब्लड होता है, तो ये 180 लीटर ब्लड कहाँ से आ जाएगा। तो भाई 180 लीटर ब्लड 1 मिनट में, इतना ब्लड जो है फिल्ट्रेट होता है, तो वापस से ब्लड घूम घूम के आता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। एनसीईआरटी में एक ही टाइप का रेगुलेशन दिया है, ये दोनों जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगर आप एक्स्ट्रा स्टडी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो ही आप इसको फॉलो करिएगा। न्यूरल कंट्रोल होता है, रीनल ऑटो रेगुलेशन होता है, और एक होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस से। सबसे पहले न्यूरल कंट्रोल डिस्कस करते हैं कि देखो जो भी रीनल आर्टरीज़ है उसमें क्या होता है ना कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो जैसे ही ब्लड में अगर मान लो ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है या बहुत तेज़ी से ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ग्लोमेरुलस में, ये सपोज़ करो ये ग्लोमेरुलस है और इसमें ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से जीएफआर रेट बढ़ गया, नॉर्मल है ये, और अगर नॉर्मल से बढ़ गया तो नॉर्मल से बढ़ जाने पे नॉर्मल में लेके आने के लिए क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं और वो सिक्रीट करते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन दोनों हार्मोन्स जो है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह बिहेव करते हैं। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह बिहेव करते हैं का क्या मतलब है, अगर ये नॉर्मल डायमीटर है वेसल का, ब्लड वेसल का, तो ये इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे और इसके ल्यूमेन की साइज़ क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अगर यहाँ से ब्लड इतनी तेज़ी से पास हो रहा था तो क्या इतनी तेज़ी से पास होगा, नहीं, ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसके वजह से बढ़ा हुआ जीएफआर नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो ये न्यूरल कंट्रोल हुआ। फिर रीनल ऑटो रेगुलेशन। रीनल ऑटो रेगुलेशन में हम देखते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो अलग काम करिए, ब्लड वेसल्स जो हैं, एफरेंट आर्टेरियोल जो है, क्योंकि इफरेंट आर्टेरियोल पे उतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल के पास ब्लड सीधे हार्ट से आ रहा है, तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो एफरेंट आर्टेरियोल पे उसका असर ज़्यादा दिखेगा, है ना। तो अगर एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड बहुत तेज़ी से आ रहा है तो आर्टेरियल प्रेशर बढ़ा है, इसका मतलब अगर आर्टेरियल प्रेशर बढ़ा है तो जीएफआर का रेट भी ज़्यादा होगा, और रीनल में ब्लड फ्लो, मतलब पूरे किडनी में जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे भी जीएफआर बढ़ा हुआ है नॉर्मल से, और इसको हम लोग नॉर्मल स्टेट में लेके आना है, ये पर्पस है। तो वॉल ऑफ आर्टेरीज जो एफरेंट आर्टेरियोल है वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। जब
तेज़ी से ब्लड फ्लो होता है तो वॉल जो है एफरेंट आर्टेरियोल का वो स्ट्रेच होता है। और हमें पता है कि स्मूथ मसल्स लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, तो जो स्मूथ मसल्स हैं एफरेंट आर्टेरियोल के वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, क्यों कॉन्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा है, जैसे ही स्ट्रेच होते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर वो ल्यूमेन का साइज़ को क्या कर देंगे, कम, ल्यूमेन के साइज़ को कम कर देंगे, जिसके वजह से ल्यूमेन हो जाएगा नैरो और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और सेम चीज़ जीएफआर का रेट भी कम हो जाएगा। थर्ड जो मैकेनिज़्म है ना, जुक्स्टाग्लोमेरुलर मैकेनिज़्म, ये एक्टिवेट होता है व्हेन द ब्लड फ्लो इज़ स्लो, या जब डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, जिसके वजह से जीएफआर रेट जो है वो नॉर्मल से कम होने लगता है। ठीक, जब नॉर्मल से कम होगा तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल क्या सिक्रेट करते हैं, रेनिन। ठीक है, रेनिन सिक्रेट करते हैं। रेनिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, और ये ब्लड में ऑलवेज प्रेजेंट होता है, और किडनी में ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम विच इज़ आउट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्ट होता है हाइड्रोलाइज होके एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 क्या है, एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक, यहाँ पे हमने जितने भी हार्मोन्स के बारे में पढ़े सारे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अब आप सोचोगे कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बढ़े हुए जीएफआर को भी नॉर्मल करेगा और घटे हुए जीएफआर को भी नॉर्मल करेगा, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ये तो है, लेकिन ये इफरेंट आर्टेरियोल को बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। अब आप बताओ, सपोज़ करो कि ये वाला जो डायमीटर है वो एफरेंट आर्टेरियोल का है, और नॉर्मली क्या होता है कि ये डायमीटर होता है इफरेंट आर्टेरियोल का। ठीक है, नॉर्मली ये रेशियो होती है, लेकिन ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट करके इसका डायमीटर ये हो जाए और इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ये हो जाए अगर, तो क्या होगा, प्रेशर जो ग्लोमेरुलस था बीच में उसका तो बढ़ेगा, है ना। अगर दोनों के डायमीटर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर्स में प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर, और फिर जीएफआर जो है वो नॉर्मल रेट पे जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर कम हो गया ना। तो सपोज़ करो कि ब्लड फ्लो धीरे धीरे ही आ रहा था, तो क्योंकि डायमीटर ज़्यादा था तो प्रेशर कम हो चुका था, लेकिन हमें प्रेशर बढ़ाना है, तो हमने क्या किया, ब्लड फ्लो तो अब बढ़ा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे कि डायमीटर ही कम कर देंगे, जिससे इतना अमाउंट का जो ब्लड था वो इतने से में अब जाना है, तो वो ब्लड प्रेशर इस एरिया में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके वजह से जीएफआर जो रेट कम था वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। समझ आया? नहीं आया होगा तो आप एक बार और देख लो, और अगर आप 11th में आए तो आप इसको स्किप मत करना, पिछले 2 वाले को स्किप कर सकते हो। ये रेनिन का नाम और एंजियोटेंसिन का नाम याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि ये दोनों क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर हैं। ओके, और इस केस में सबसे ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कौन सा आर्टेरियोल कर रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल कर रहा है। ओके, सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। सो जो सेकेंड थिंग है वो है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, पहले समझो कि हमें पता है कि जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है उसमें पूरा जो भी पॉजिटिव मटेरियल है, पॉजिटिव आयंस है वो प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, अमीनो एसिड प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो क्या प्रोटीन्स, अमीनो एसिड और शुगर का काम नहीं पड़ेगा, बॉडी को पड़ेगा। तो सारा फिल्ट्रेट बाहर यूरिन में भेजना सही नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि 99% जो फिल्ट्रेट है वो क्या होता है, रिटर्न हो जाता है ब्लड में। 99% जो सब्सटेंस है वो रिटर्न हो जाता है ब्लड में। तो जो 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट बना था ना, उसमें से 124 मिलीलीटर जो सब्सटेंस है, जो फिल्ट्रेट है, वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और ये हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस है, मतलब चैनल्स के थ्रू होगा, गेट्स के थ्रू होगा,
रैंडमली नहीं होता है, बहुत प्रॉपर प्रिसाइजली सिलेक्शन करके होता है। ठीक है, जो भी मटेरियल फ्रॉम द ट्यूब्यूल रिटर्न टू द ब्लड ऑफ पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी और वासा रेक्टा। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम की मदद से समझें तो अगर ये क्या है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल है और यहाँ पे ब्लड फिल्टर हुआ था। ठीक है, ये क्या होता है पीसीटी। तो पीसीटी से कुछ मटेरियल, और पीसीटी ना रीएब्जॉर्प्शन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो पीसीटी से क्या होगा, जो मटेरियल है वो रिलीज़ होगा और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज होते हैं, जिसे वासा रेक्टा भी कहा जा सकता है, जो आगे चल के क्या बनाते हैं, वासा रेक्टा बनाते हैं। तो इसमें रिटर्न हो जाएगा, जो भी यहाँ पे शुगर है, अमाइनो एसिड है, जो भी प्रोटीन्स है वो वापस से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और जो चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई उसको वापस से भेज दिया जाता है, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है तो उसे हम लोग कहते हैं सिक्रीशन। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी यही हम लोग बता रहे हैं, यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पीसीटी, डीसीटी, हेनल लूप्स और कलेक्टिंग डक्ट से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि रीएब्जॉर्ब होती हैं इन द वासा रेक्टा। ओके, शुगर तो 100% शुगर जो है वो वापस ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, अनलेस एंड अनटिल कोई डायबिटिक नहीं है तो। और 99.5% जो आयंस है, सोडियम है, क्योंकि बॉडी को सॉल्ट की ज़रूरत होती है, सॉल्ट हमारे लिए नेसेसिटी है, क्योंकि सारा न्यूरॉन का वर्क और जितने भी चैनल्स हैं वो सोडियम पोटेशियम की मदद से ही खुलते हैं, इस वजह से। और ये इन्वॉल्व करता है बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होगा इसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इन्वॉल्व होगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे जो आयोनिक ग्रेडियंट बनता है सोडियम और पोटेशियम का, उसका मदद लिया जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सबके रीएब्जॉर्प्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीएब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो 100% रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो फिल्टरेट फॉर्म हुआ है यहाँ पे उसका 65% जो फिल्टरेट का है 65% वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, रीएब्जॉर्ब वर्ड यहाँ पे यूज़ करिएगा, वर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस हेनल लूप तक पहुँच ही नहीं पाता है, उससे पहले ही रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी अमाइनो एसिड्स है, जो भी पेप्टाइड्स है, जो भी पेप्टाइड है, जो भी प्रोटीन का पार्ट है, या जो भी हम कहेंगे ग्लूकोज है, वो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है। उसके अलावा सॉल्ट, वाटर, क्लोरीन, आयन और ये सारी चीज़ें भी रीएब्जॉर्ब होती हैं। वाटर यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, मतलब पैसिवली। क्लोरीन भी होता है बाय द डिफ्यूज़न, मतलब पैसिवली। और जो फिल्ट्रेट है वो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिल्ट्रेट आइसोटोनिक होता है या हाइपोटोनिक होता है या हाइपरटोनिक होता है टू द ब्लड प्लाज्मा। तो आपका आंसर होगा कि जो यहाँ पे फिल्ट्रेट बना है वो होता है आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले का रीएब्जॉर्प्शन में दो सेगमेंट है, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप। हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कि दोनों में एक थिक सेगमेंट होता है और एक थिन सेगमेंट होता है, और डिसेंडिंग लूप में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, और असेंडिंग लूप जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली इम्परमिएबल होता है कभी कभी, और सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है। तो देखते हैं, वाटर रीएब्जॉर्ब्ड होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अभी ये वाला जो फ्लूइड है ना, ब्लड वेसल्स और ट्यूब के बीच में जो प्रेजेंट है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं या मेड्यूलरी फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है लूप ऑफ हेनले का ये मेड्यूला में प्रेजेंट है, इसलिए इस एरिया को हम लोग मेड्यूलरी फ्लूइड कहते हैं। तो वहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज होती है। मतलब यहाँ पे अगर ऑस्मोलैरिटी होती है 900 के करीब
और हमारे ट्यूब में ऑस्मोलैरिटी क्या होता है 800 के करीब, ठीक। तो 900 ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है या 800? 900। ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि वहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूट का अमाउंट इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज़्यादा प्रेजेंट है तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, आप बताओ। वाटर का मूवमेंट होता है लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी में। तो मतलब क्या समझो, ये मान लो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, तो इसका ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हुआ। ये हमारा क्या है, ट्यूब है, तो यहाँ पे वाटर का मात्रा ज़्यादा है और इन कंपैरिजन टू इसके, इन कंपैरिजन टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड और सॉल्यूट कम है, ठीक है। तो वाटर कहाँ मूव करता है, वाटर अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन से अपने कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, यही बात है, ठीक है। तो वाटर मूव करेगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, कहाँ पे, यहाँ पे, समझ में आ गया। और उसके बाद यहाँ से फिर ये जो ब्लड वेसल है ना, यहाँ पे क्या होता है ऑस्मोलैरिटी, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप समझो कि वाटर रीअब्जॉर्ब होता है यहाँ पे, ठीक है। जब हम लोग काउंटर करंट पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इतना ही समझिए कि ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी इन द मेड्यूलरी फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड, ओके। नो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होता है। फिल्ट्रेट जो है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा टू द ब्लड प्लाज्मा, क्यों होगा हाइपरटोनिक, क्योंकि वाटर तो सारा रिलीज हो गया। टॉनिक का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट, तो हाइपर हो गया सॉल्यूट, यहाँ पे अब ज़्यादा हो जाएगा, बिकम हम लोग कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे जब इस एरिया में जाएगा तो सॉल्यूट अब ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाएगा, सॉरी जो हमारा फिल्ट्रेट है वो अब ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाएगा, क्योंकि वाटर तो सारा निकल गया, ठीक है। देन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या सीन है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो ये वाला पार्ट है वो वाला पार्ट वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्वापोरिन 1, हमें पता है एक्वापोरिन 1 वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, कहाँ पे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक्वापोरिन नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ना के बराबर होता है, समझो नहीं ही होता है। यहाँ पे सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन, आयरन का रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये परमिएबल होता है टू द पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम एंड मैग्नीशियम। 30% जो सोडियम है ना उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है थिक वाले पार्ट में। और अब बताओ सॉल्यूट भी सारा निकल गया, वाटर भी सारा निकल गया, तो अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट डिसेंडिंग DCT में जो फिल्ट्रेट जाएगा वो उसका क्या होगा कंडीशन, वो होगा हाइपोटोनिक टू द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि सॉल्यूट निकल गया है, इसके वजह से हाइपोटोनिक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। कुछ नहीं तो इतना याद रखो, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन कराता है, एक्वापोरिन 1। और क्यों होता है, क्योंकि जो मेड्यूलरी फ्लूइड है उसका जो क्या कह लेंगे ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। वेयर एज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से जब फिल्ट्रेट पार करेगा तो उसका कंडीशन क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन का अपटेक होता है, अपटेक मतलब रीअब्जॉर्ब्ड होता है। और सबसे ज़्यादा सोडियम कहाँ से रीअब्जॉर्ब किया जाता है, यह वाला थिक वाला पार्ट से रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ओके। सो थर्ड थिंग इज़ रीअब्जॉर्प्शन इन DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। देखो अर्ली डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है उसका कैरेक्टर सेम होता है एज द थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे भी वाटर की इम्परमिएबिलिटी रहेगी, वहाँ पे भी किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम का, क्लोराइड का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, ठीक है। लेकिन वो एरिया क्या होता है, इम्परमिएबल होता है टू द वाटर एंड टू द यूरिया। अच्छा DCT के ना दो तरह के सेल होते हैं, प्रिंसिपल सेल होता है एक, और एक
एक होता है इंटरकैलेटेड सेल। ठीक है, प्रिंसिपल सेल जो होता है वो डीसीटी का, वो रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम आयन और सिक्रीट करता है पोटेशियम आयन। वेयरएज इंटरकैलेटेड सेल जो है डीसीटी का, वो रीअब्जॉर्ब करता है पोटेशियम आयन और सिक्रीट करता है सोडियम। अभी सिक्रीशन नहीं पढ़ रहे तो आप सिक्रीशन पे ध्यान मत दो, आपको बस याद रखना है कि प्रिंसिपल सेल होता है और इंटरकैलेटेड सेल होता है। प्रिंसिपल सेल जो है वो सोडियम को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है, वेयर एज इंटरकैलेटेड सेल जो है वो पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे क्लोरीन का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। और जो लेट डीसीटी है और जो कलेक्टिंग डक्ट है उसका कैरेक्टर ऑलमोस्ट सेम होता है, इस वजह से लेट डीसीटी भी रीअब्जॉर्ब करता है वाटर। लेट डीसीटी रीअब्जॉर्ब करेगा वाटर, ये डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन कैसा है किसका, एंटी डायोरेटिक हार्मोन का। एंटी डायोरेटिक हार्मोन का अगर कंसंट्रेशन हाई होगा तो क्या होगा कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, और अगर एंटी डायोरेटिक हार्मोन का कंसंट्रेशन लो होगा तो ये डीसीटी का जो पार्ट है वो इम्परमेबल हो जाएगा वाटर के लिए। ठीक है, वैसे ही एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन कहाँ से सिक्रीट होता है आप बताओ। एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड से, और इसका प्रेजेंस और एब्सेंस सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट डालता है। क्लियर। यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेट जो है वो आइसोटोनिक हो जाता है टू द ब्लड प्लाज्मा। तो आपको ये जो स्टेजेस है ना, हर स्टेजेस में क्या कंडीशन रहती है फिल्ट्रेट की, ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट इज रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट। देखो, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर और यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इन्फ्लुएंस के होता है किसके, एडीएच हार्मोन के। एडीएच एंटी डायोरेटिक हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अगर एंटी डायोरेटिक हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और अगर एब्सेंट होगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है लेकिन कम ज़्यादा कौन देखता है, एडीएच। तो अगर आपको कहे कि यूरिन का कंसंट्रेशन कौन से हार्मोन रेगुलेट करता है तो आप क्या बताओगे, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेट मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और इस स्टेट पे जो कलेक्टिंग डक्ट में फिल्ट्रेट आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है, यूरिन। और यूरिन जो है वो हाइपरटोनिक होता है टू द ब्लड, लेकिन यूरिन आइसोटोनिक होता है टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसीलिए आइसोटोनिक होता है, इसीलिए फिर कोई चीज़ रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको अगर बता दूँ कि रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है। रीनल थ्रेशोल्ड किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट होता है, वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है ब्लड में, कि अगर उतना प्रेजेंट है ब्लड में तो वो जो है वो यूरिन में नहीं आएगा, लेकिन उस अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ब्लड में प्रेजेंट है तो वो सब्सटेंस यूरिन में आएगी। जैसे कि ग्लूकोज अगर 180 mg पर 100 मिलीलीटर ब्लड में प्रेजेंट है, मतलब 100 मिलीलीटर ब्लड में अगर ग्लूकोज 180 mg है तो वो यूरिन में नहीं आएगा। ठीक है, यूरिन में नहीं आएगा। लेकिन अगर 180 mg से ऊपर आ गया ग्लूकोज का लेवल ब्लड में तो वो यूरिन में आने लगता है। समझ में आया क्यों नहीं आता है ये ग्लूकोज अमाइनो एसिड, क्योंकि ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, इसलिए ये यूरिन में अपीयर नहीं होते हैं। और इसीलिए इन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहा जाता है। क्योंकि हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब 180 mg अगर ब्लड में है ग्लूकोज तो वो यूरिन में नहीं अपीयर होगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हाई है तो वो यूरिन में अपीयर होने लगता है। ठीक है, समझ में आया गाइस। थर्ड इज़ ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। तो ट्यूब्यूलर सिक्रेशन क्या होता है कि ब्लड में से जो वासा रेक्टा है, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, उससे जो भी मटेरियल, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल, वो जो किडनी का ट्यूब्यूल्स है,
जो पीसीटी है, डीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, उसमें मूव ऑन करता है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा ग्लोमेरुलस है और अगर यहाँ से चीज़ें बाहर जा रही हैं तो वो क्या कहलाता है, रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ से चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं और कहाँ जा रही है, ब्लड वेसल्स में, तो हम क्या कहेंगे, रीएब्जॉर्प्शन। और अगर कोई चीज़ ब्लड वेसल से ट्यूब में आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, सिक्रीशन। ठीक है, तो हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन पढ़ते हैं कि ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या होता है, इट एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वेस्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द फिल्टरेट बाय प्रोसेस कॉल्ड सिक्रीशन। यहाँ पे जो फिल्टरेट बना है उसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है फ्रॉम द ब्लड, तो उसे क्या कहा जाता है, सिक्रीशन। और ये इट इज़ अपोजिट टू द ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे ब्लड में जा रही है कोई चीज़ तो वो क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है, जबकि ब्लड से कोई चीज़ ट्यूब में आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिक्रीशन कहेंगे। क्लियर। अब पीसीटी में क्या सिक्रेट होता है, पीसीटी में आता है क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, जो भी ड्रग्स हम लोग लेते हैं वो, जो ड्रग्स में पिगमेंट्स होते हैं, जो फूड में पिगमेंट्स जो फूड में कलरफुल मटेरियल्स होता है, जो भी एक्स्ट्रा एक्सक्रीट करना है, हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन। ठीक है, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से यूरिया इंटर करता है ट्यूब में। फिर डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या चीज़ का सिक्रीशन होता है, पोटेशियम का, हाइड्रोजन आयन का, अमोनियम आयन का, बाइकार्बोनेट का, और ये होता है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो डीसीटी में इन सब चीज़ों का जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अमोनियम आयन और जो हाइड्रोजन आयन है ना, उसका रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी हो रहा है, आप देख रहे हो, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी हो रहा है। तो इसका जो रीअब्जॉर्प्शन है, सॉरी रीअब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन, इसका जो सिक्रीशन है वो मेंटेन करता है ब्लड के पीएच को बिटवीन द 6 to 8। ठीक है, हाइड्रोजन आयन अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एफरेंट आर्टेरियोल से जो ब्लड है वो इंटर कर रहा है ग्लोमेरुलस में और एग्जिट कर रहा है थ्रू द इफरेंट आर्टेरियोल। आप एरो ग्रीन कलर का देखो, जो 3 तो बनाया हुआ है वो दिखा रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होता है। उसके बाद ब्लू कलर का एक एरो है जो ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन को शो कर रहा है, एंड अनदर एरो इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि मटेरियल का फ्रॉम द ट्यूब्यूल टू द वासा रेक्टा में जाना, एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम द वासा रेक्टा या जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज है उससे जो मटेरियल ट्यूब में आता है उसको हम लोग कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ओके स्टूडेंट्स, इस डायग्राम की मदद से हम लोग समझेंगे कि किन किन मॉलिक्यूल्स का रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन कहाँ कहाँ पे होता है। वैसे आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, फिर भी एक बार हम लोग डायग्राम की मदद से देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर में जो पर्पल कलर का बॉक्स है उसमें आप देखो कि वो पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन को दिखा रहा है। एरो ट्यूब के बाहर है, बाहर की तरफ दिखा रहा है, इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, लैक्टेट, यूरिया, यूरिक एसिड, सारे ऑर्गेनिक मटेरियल का, एज वेल एज मैनी आयंस सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट एंड लॉट्स ऑफ वाटर। ओके, फिर पीसीटी के बाद जो थिक पार्ट होता है, पीसीटी का ही जो पार्ट है वहाँ पे नीचे की आप तरफ अगर आओ तो पेल कलर का जो बॉक्स है उसमें आपको सिक्रीशन दिख रहा है, एरो ट्यूब्यूल की तरफ है जो कि सिक्रीशन दिखाता है। तो किसका सिक्रीशन होता है, किन चीज़ों का एक्सक्रीशन हो रहा है यहाँ पे, यूरिया का, यूरिक एसिड का, क्रिएटिनिन का, कुछ ड्रग्स जो हम लोग के बॉडी को नीड नहीं है, एक्स्ट्रा है उसका, देन हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया। ओके, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये डायग्राम आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा, आपको इजी रहेगा याद करने में।
और ऐसे ही सेग्रीगेट करके लिखेगा, ठीक है। फिर अगर आप नीचे आते हैं तो देखते हैं कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का थिन पार्ट है वहाँ से क्या हो रहा है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। सबसे ज़्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद। वेयर एज जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं, क्या चीज़ का हो रहा है, आयंस का, सोडियम का, पोटेशियम का, क्लोरीन का। वेयर एज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में किस चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है, आप देख सकते हो एरो ट्यूब की तरफ है यूरिया के लिए, ठीक है। तो एक्सक्रीशन हो रहा है यहाँ पे यूरिया का। वहीं डीसीटी में अगर हम ऊपर जाएं तो देखेंगे कि एरो दिखा रहा है ट्यूब के बाहर, सो यहाँ पे हो रहा है रीएब्जॉर्प्शन किसका, सॉल्ट का, ठीक है, बाइकार्बोनेट का। यहाँ पे भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है बाय द एक्वापोरिन 2, ठीक। फिर डीसीटी में किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन नहीं सॉरी डीसीटी में किस चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है, हाइड्रोजन का, पोटेशियम का और NH4 दैट इज़ अमोनिया का। हमने पढ़ा था ना कि जो प्रिंसिपल सेल होते हैं वो सोडियम का क्या कराते हैं, रीएब्जॉर्प्शन, वेयरएज पोटेशियम का क्या कराते हैं, सिक्रीशन। वहीं जो इंटरकैलेटेड सेल होते हैं वो पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं और सोडियम का क्या कराते हैं, सिक्रीशन, ठीक है। अब कलेक्टिंग डक्ट जो है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वहाँ पे वाटर और यूरिया का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। यूरिया के कुछ भाग जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है, जबकि यूरिया ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सिक्रीट होता है, ठीक है। समझ में आया। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। वैसे ये सबको एक बार में समझ में नहीं आता है ये वाला टॉपिक, यहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्स है, आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। और नहीं समझ में आया तो आप एक बार बुक भी रीड करो, लेक्चर्स भी देखो। मेरा लेक्चर से समझ नहीं आ रहा तो किसी दूसरे टीचर के लेक्चर देखो, आई होप आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है ना, बस प्रैक्टिस करना है, एक चार्ट पेपर बनाना है, प्रैक्टिस करना है, ये डायग्राम दिमाग में याद रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।